अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था एलिमेंट्री एनाटॉमी एंड माइक्रोइकॉनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 10 इंट्रोडक्शन टू माइक्रोइकॉनॉमिक्स, और इसको हमने डिस्कस किया था व्हाई फिक्सेटिव्स आर यूज्ड। यहाँ तक आज हमने डिस्कस करना है प्रिंसिपल ऑफ फिक्सेटिव्स। एक एक करके हम तमाम फिक्सेटिव्स के प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे कि इनका क्या फायदा है और हम फिक्सेटिव्स क्यों इस्तेमाल करते हैं। स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ फिक्सेटिव। द फिक्सेटिव एक्ट्स टू डीनेचर द प्रोटीन। फिक्सेटिव्स का जो मेन काम है, इसने प्रोटीन को डीनेचर करना होता है। प्रोटीन को डीनेचर कैसे करना है उसके बेशुमार तरीके हैं। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। फिक्सेटिव्स ने प्रोटीन को डीनेचर करना है कोएगुलेशन के जरिए। कोएगुलेशन कैसे करनी है? इसकी करनी है सेकेंडरी और टर्शरी प्रोटीन्स की करनी है टू फॉर्म द इनसॉल्युबल जेल। मतलब जो फिक्सेटिव्स हैं वो सेकेंडरी और टर्शरी प्रोटीन को कोएगुलेट करवाता है। प्रोटीन जो है वो सोल्यूबल होती हैं। मैंने आपको बताया कि हम फिक्सेटिव यूज करते हैं, केमिकल होता है उसके अंदर हम टिश्यू ऐड करते हैं, टिश्यू फिर खराब नहीं होता। टिश्यू के अंदर कुदरत ने प्रोटीन्स रखी हैं जो फिक्सेटिव में हल हो जाती हैं। तो फिक्सेटिव ऐसा होना चाहिए जो उन प्रोटीन्स को, सोल्यूबल प्रोटीन को इनसोल्यूबल प्रोटीन में कन्वर्ट कर दे, ताकि वो फिर फिक्सेटिव में बाद में हल ही ना होंगी, ना सेल का स्ट्रक्चर खराब होगा। दूसरा, फॉर्मिंग द एडिटिव कंपाउंड, क्रॉस लिंकिंग एंड ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड। जो फिक्सेटिव्स हैं वो क्या करें? वो ग्लू का काम करें और प्रोटीन्स को आपस में जोड़ें, ताकि प्रोटीन की आपस में कोटिंग हो जाए, प्रोटीन की आपस में बॉन्डिंग हो जाए और फिर वो टूटे नहीं। या फिर हो या फिर एडिटिव कंपाउंड हो। दूसरा, या तो फिर कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, कोएगुलेटिव वे और एडिटिव वे। वो इनसॉल्युबल सॉल्युबल सेल को इनसॉल्युबल सेल में भी कन्वर्ट करता हो और क्रॉस लिंकिंग भी करवाता हो। कॉम्बिनेशन हो सकता है। पॉइंट नंबर डी है promote the attachment of dyes to the particular cell component by opening up the protein side group to which the dyes may attach। हम लोगों ने कहा कि इसका काम है कि इसने टिश्यू की तो मेंटेनेंस करवानी है, जैसा बॉडी के अंदर था वैसा ही रहे। लेकिन हम एक और फंक्शन पढ़ रहे हैं, फिक्सेटिव ऐसा होना चाहिए कि जब भी हम लोग फिक्सेटिव ऐड करें सेल के पर्टिकुलर कंपोनेंट्स को एक्सपोज कर दे। जब हम कलर ऐड करें, हम डाइज ऐड करें, तो वो उसके साथ बहुत बखूबी अटैच है। सेम लाइक दैट कि अगर कोई हमारे पास कपड़ा है और वो क्या है, तो जैसे ही हम लोग उसको फिक्सेटिव में रखेंगे कपड़े को पैक होने में वो बाहर आ जाएगी और हम उसके साथ कुछ ना कुछ पैक कर सकते हैं। तो जो फिक्सेटिव है ना सिर्फ अपना जो हमारा सेल है उसको प्रिजर्व करना है, बल्कि ऑल्सो इसने क्या करना है कि साइट को भी प्रमोट करवाना है। पॉइंट नंबर ए, remove the bound water to increase the tissue refractive index to improve the optical differentiation। जहां भी पानी होगा वहां पे सेंसिटिव एजेंट्स नहीं जाएंगे, वहां पे केमिकल नहीं जाएंगे। माइक्रोस्कोप के अंदर टिश्यू के अंदर पानी होगा और उसको देखेंगे तो वो हमें ब्लर नजर आएगा। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, जो हमारा टिश्यू है वाटर रिमूव करते हैं। जब भी हम किसी टिश्यू के अंदर से वाटर रिमूव करते हैं तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो जाता है, और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो जाता है तो वो चीज हमें माइक्रोस्कोप में क्लियर नजर आती है। दूसरा पॉइंट इसी को लेके है, alter the refractive index of tissues to improve the contrast for the viewing without staining। अगर हमने स्टेन नहीं किया हुआ अपनी स्लाइड को और हम अपने जो टिश्यू है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर सकते हैं, तो हम माइक्रोस्कोप के अंदर सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिफरेंट एंगल पे व्यू कर सकते हैं। जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करेंगे तो सेल के मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स मुख्तलिफ नजर आएंगे। न्यूक्लियस किसी और तरह का नजर आएगा,
आउटर मेम्ब्रेन और तरह की नजर आएगी, ऑर्गेनेलिस डिफरेंट वे से नजर आएंगी। कैसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ बदलने। पॉइंट नंबर जी, prolonged fixation may result in the chemical masking of specific protein target and prevention of antibody binding during the immunohistochemistry protocol। जब हम अपना टिश्यू सैंपल बहुत देर तक फिक्सेटिव के अंदर पड़ा रहने देते हैं, तो लैब के अंदर हम एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। काफी ज्यादा कैंसर्स ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो कि स्पेसिफिक प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं उस कैंसर स्टेज में। तो हम लोगों ने चेक करना है कि वो प्रोटीन प्रेजेंट है कि नहीं। उसके लिए हम लोग एंटीबॉडी ऐड करते हैं। तो क्या होता है, जब हम बहुत देर तक फिक्सेटिव के अंदर टिश्यू रखते हैं, तो वो प्रोटीन या तो हाइड हो जाती है, या तो फिर हमें नजर नहीं आती, वो रिमूव हो जाती है। तो ये जो टर्म मैं यूज कर रही हूँ, सरफेस टिश्यू सरफेस के ऊपर से जो प्रोटीन का खत्म हो जाना, छुप जाना, ये है केमिकल मास्किंग। ठीक है, प्रोटीन रिमूव हो जाती है, तो फिर हम उसकी वजह से जो है इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री परफॉर्म नहीं कर सकते। इसके लिए हमें सैंपल फ्रेश चाहिए और सही तरह प्रिजर्व चाहिए। प्रोलॉन्ग फिक्सेशन वाला सैंपल यूज नहीं करते, या फिक्सेटिव एजेंट्स चेंज करते हैं। इन सच केसेस, अगर हमारा जो फिक्सेटिव एजेंट में सैंपल बहुत देर तक पड़ा रहने के चांसेस हैं, अल्टरनेटिव फिक्सेशन मेथड may be incorporated depending upon the biological material. Therefore, there is no universal fixative which will serve all requirement. कोई भी ऐसा यूनिवर्सल फिक्सेटिव नहीं होता कि जिसके अंदर सारी की सारी प्रॉपर्टी हो, किसी के अंदर कोई एक आधी प्रॉपर्टी की कमी होती है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम कोई अल्टरनेटिव फिक्सेटिव यूज कर लेते हैं। पॉइंट नंबर आई, when tissue is fixed, it is important to keep the sample size small। तो हम लोगों ने क्या करना है, अपने सैंपल को जो साइज है उसको बहुत स्मॉल रखना है। आपने टिश्यू को डालना है फिक्सेटिव के अंदर, तो उसका सैंपल साइज बहुत छोटा होना चाहिए। कितना छोटा होना चाहिए? 2 से 3 क्यूबिक मिलीमीटर। 2 से 3 क्यूबिक मिलीमीटर का होना चाहिए। इतना होना चाहिए कि जो फिक्सेटिव का केमिकल है, जो लिक्विड है, वो अच्छी तरह टिश्यू के अंदर पेनिट्रेट करे। ऐसा ना हो कि आपने इतना ज्यादा थिक टिश्यू रखा हो कि आउटर कवरेज हो, आउटर साइड पे फिक्सेटिव अंदर ऐड हो रहा हो, लेकिन जो सेंटर है वहां पे कोagulation शुरू हुई हुई हो, वहां पे जो है वो ऑटोलाइसिस शुरू हुई हुई हो, वहां पे सेल के अपने एंजाइम उसको खा रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। टिश्यू का साइज बहुत स्मॉल रखना है, 2 से 3 क्यूबिक मीटर, ताकि 2 से 3 क्यूबिक मिलीमीटर, ताकि जो हमारा सैंपल है वो अच्छी तरह पेनिट्रेट हो उसके अंदर फिक्सेटिव। द वॉल्यूम ऑफ फिक्सेटिव शुड बी 20 to 25 times द वॉल्यूम ऑफ टिश्यू। जो हमारा फिक्सेटिव है उसको 20 से 25 गुना ज्यादा होना चाहिए टिश्यू के साइज के निस्बत। द पेरिटोनियम और कैप्सूल अराउंड द टिश्यू शुड बी रिमूव्ड। द ब्लड एंड म्यूकस शुड बी रिंस ऑफ विद द सेलाइन। अगर तो हमारे जो बॉडी ऑर्गन है, नेचुरली अल्लाह ताला ने उसके ऊपर एक कवर लगाया हुआ है, उसके ऊपर एक शीट है जो उसको प्रोटेक्ट कर रही है। तो अगर कोई इस तरह का सैंपल बायोप्सी का आया है जिसके ऊपर कोई कैप्सूल है, आपको कवरेज नजर आ रही है, कोई पेरिटोनियम है, आपने क्या करना है, या तो उसको रिमूव करना है या उसमें कट लगा देने हैं। ठीक है, और अगर तो बहुत ज्यादा ब्लड है या कोई म्यूकोजल मेम्ब्रेन है, तो उसको नॉर्मल सलाइन से वॉश करना है, रिंस कर देना। द टिश्यू शुड बी कट विद द न्यू शार्प रेजर ब्लेड और स्कैल्पल रेदर देन द सीजर। आपने जो अपना टिश्यू है उसको सीजर से नहीं काटना। जब सीजर से आप टिश्यू काटते हैं तो वो एरिया स्क्वीज होता है एक बार, तो चांसेस आर देयर कि जो हमारी जो है पैथोलॉजिकल हिस्टोलॉजिकल जो आउटलाइंस हैं वो डैमेज हो सकती हैं। तो इसके लिए क्या करना है, न्यू शार्प रेजर ब्लेड या स्कैल्पल का इस्तेमाल करना है, ताकि आपका जो टिश्यू है वहां पे स्क्वीजिंग ना हो, डैमेज ना हो, डिस्टोर्शन ना हो। Some tissues, organs such as
लंग्स, आईज एटसेट्रा विल रिक्वायर द स्पेशल हैंडलिंग। ठीक है, जो हम कुछ जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं या स्पेसिफिक टिश्यू जिनका स्ट्रक्चर बाकी से डिफरेंट होता है, जैसे लंग्स जो हैं इसके अंदर ब्रोंकाई हैं, ब्रोंक्यूल्स हैं, माइट बी पॉसिबल कि जब इसको फिक्सेटिव एजेंट्स में रखा जाए, फिक्सेशन की जाए, तो ब्रोंकाई के अंदर एंड तक जाए ही ना फिक्सेटिव एजेंट। तो इसको आप हैंडल करना है, या वो बंदा हैंडल करे जो ऑलरेडी इन इस तरह के सैंपल्स को डील कर रहा है। Care should be given to ensure that the specimen has one or more cut side to guarantee the good penetration of the fixative। आपने देखना है कि जो आपका स्पेसिमन है उसके अंदर कोई साइड हो, एक या एक से ज्यादा कट साइडें हों, जहां से आपको उम्मीद है कि यहाँ सैंपल जो फिक्सेटिव है वो अंदर चला जाएगा। जैसे जब हम गोश्त को मसाला लगाते हैं तो उसको मैरिनेशन के लिए कट लगाते हैं ताकि अंदर तक चला जाए जो इंग्रेडिएंट्स हैं। इसी तरह जो हमारा सैंपल है उसके अंदर भी कोई कट साइड होनी चाहिए जहां पे अंदर तक फिक्सेटिव एजेंट जो है वो ऐड हो जाए। फिक्सेशन कंटेनर, हमने कौन सा कंटेनर लेना है जिसके अंदर हम लोग अपना फिक्सेटिव एजेंट ऐड करेंगे और उसके अंदर अपना सैंपल रखेंगे। तो वो जार या कोई भी बोतल होगी जिसका स्क्रू टॉप होगा। इसकी वजह यही है कि वो टाइटली बंद हो सकता है, वो स्पिल के चांसेस नहीं है, वो गिरेगा नहीं और इजीली जो है लैब तक ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। एक तो आपको ये पिक्चर भी नजर आ रही है, दूसरा हम लैब में इस तरह के भी यूज करते हैं। हर साइज के ये अवेलेबल है मार्केट में और ये स्टीराइल मिल जाते हैं, और ये ज्यादा बड़े साइज के, ये देखें, इस तरह के हम लोग यूज करते हैं कंटेनर्स। ओके, अगर हमारे पास लार्ज स्पेसिमन हो तो हमने क्या करना है, ये पैराग्राफ मैं आपको समराइज करके बताती हूँ। अगर हमारे पास लार्ज स्पेसिमन है तो ऐसा नहीं करना कि छोटे से कंटेनर में दबा दबा कर डालें, स्क्वीज बिल्कुल भी स्पेसिमन को नहीं करना। इससे क्या होगा, इनएडिक्वेट फिक्सेशन होगी। जैसे आप कपड़ों को नील लगाते हैं तो आप कप में जो है वो नील और पानी बना के उसके अंदर आप अपना शर्ट डालें तो कहीं नील लगेगा और कहीं नहीं। फिक्सेटिव के साथ भी ऐसा ही होएगा, जब आप छोटे से कंटेनर में बहुत ज्यादा सैंपल ऐड करेंगे और फिक्सेशन फिर इनएडिक्वेट होगी। चांसेस हैं कि जहां पे फिक्सेशन नहीं हुई वहां पे ऑटोलाइसिस शुरू हो जाएगी। ठीक, अगर तो स्पेसिमेन बड़ा है, आपके पास सैंपल नहीं है, तो आप फौरन लैब में जाएं। लैब वालों के पास जो है वो बड़ी बकेट्स वगैरह मौजूद होती हैं, वो आपको कोई ना कोई हल निकाल देंगे। अगर आपके पास कोई सैंपल है तो जो लाइक बड़ा है तो आप उसको रबड़ की शीट्स में फोल्ड करके प्रिजर्व करके आप फौरन लैब में जाएं। दे हैव द इक्विपमेंट्स, दे हैव द बकेट्स और सूटेबल कंटेनर्स, वो आपको दे देंगे। ज्यादातर जो है वो एम्पुटेशन का वो होता है, बायोप्सी वगैरह का सैंपल होता है, लिम्स का, कोई टांग होती है या बाजू का सैंपल होता है, तो वो रबर शीट में रैप करके लैब में लेके जाते हैं। अगर हमारे पास बल्की सैंपल है, जैसे कोई ट्यूमर है या फिर स्प्लेन का, ज्यादातर फाइब्रॉइड वगैरह जो बड़े बड़े सैंपल होते हैं, तो उनको आपने कैसे डील करना है। उनको ज्यादातर दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ताकि जो फिक्सेटिव एजेंट हैं वो अंदर तक पेनिट्रेट कर सके। बहुत बल्कि होते हैं, उसके अंदर नहीं होते कि फिक्सेटिव जाएगा, तो उसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अगर हमारे पास सॉलिड्स और सॉलिड ऑर्गन्स हैं तो क्या करेंगे, तो उसके अंदर उसको हम स्लाइसेस में डिवाइड करेंगे। कट द स्लाइसेस एज बिग एज नेसेसरी बट नॉट द थिकर देन 5 मिलीमीटर। आपने जो अपना सॉलिड ऑर्गन है उसको काटना है, लेकिन 5 मिलीमीटर से मोटे थिकनेस का नहीं होना चाहिए। 5 मिलीमीटर से थिकनेस सॉलिड ऑर्गन की आपने कम रखनी है और फिर आपने फिक्सेटिव में ऐड करना है। ब्रेन, अगर हमारे पास ब्रेन का सैंपल आ जाए तो उसको कैसे डील करना है, उसको कैसे फिक्सेटिव में रखना है। जो ब्रेन है एक बड़ा ही डेलिकेट सैंपल है, बहुत नाजुक है, तो कैसे इसको डील करना है। फॉर फिक्सिंग द अनकट ब्रेन पास अ थिक
एट अंडर द वेसल एट द बेस ऑफ द ब्रेन। आपने ब्रेन को काटना नहीं है। ब्रेन की जो बेस है, बेस वेसल है, उसके अंदर से एक धागा गुजारना है। जो बेस पे वेन है उसके अंदर वो स्ट्रोंग होती है, उसमें पावर होती है कि वो सारे जो वेन है उसको हैंडल कर सकती है। द organ इज जेंटली लोअर्ड इनटू द बकेट। आपने जो ब्रेन की बेस में वेसल है उसके अंदर से धागा, धागे से आपने, और आपने हल्का सा जो सैंपल है उसको नीचे करना, बकेट के अंदर ऑलरेडी सोल्यूशन है। कोशिश ये करनी है कि जो ब्रेन का सैंपल है वो फ्लोट करे, जो पेंदा है कंटेनर का इसके साथ ना लगे, बिल्कुल नीचे ना हो, फ्लोट करना चाहिए। होलो विजरा, जो हमारे ऐसे सैंपल्स हैं जो कि होलो हैं, लाइक वो ट्यूब नुमा है या थैली नुमा है, तो उनको कैसे डील करना है। सैंपल सच एज स्टमक या इंटेस्टाइन, इनको या तो वो दोनों एंड से खुले हों या फिर कट ओपन एंड अलोंग देयर लेंथ। जैसे कि हम लोग जो स्टमक है उसको क्या करते हैं, ग्रेटर कर्वेचर से काटते हैं। जो स्टमक का सी शेप एरिया होता है ग्रेटर कर्वेचर, वहां से कट लगाते हैं और बिल्कुल खोल देते हैं ताकि अंदर वाला जो एरिया वो सही से नुमाया हो जाए। तो ये है ग्रेटर कर्वेचर। होलो विजरा को बोथ एंड से खोलने का पर्पस ये होता है कि अंदर तक फिक्सेटिव जाए, ये ना हो कि अगर तो दोनों एंड ओपन है ही नहीं तो फिर क्या होगा, फिक्सेटिव जाएगा ही नहीं अंदर, और अंदर ऑटोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगी और बाहर से जो है हमें लगेगा कि फिक्सेटिव जा रहा है अंदर। स्मॉल बायोप्सीज, अगर तो सैंपल स्मॉल बायोप्सीज है, कोई छोटा सा सैंपल है, तो हम उसको फिल्टर पेपर के अंदर प्लेस करते हैं और फिर जो है वो, और जो भी उसकी ओरिजिनल ओरिएंटेशन होती है उसमें ही पकड़ के फोर्सेप्स से फिल्टर पेपर पे रख देते हैं और फिल्टर पेपर को फोल्ड करके इसके कंटेनर के अंदर रख देते हैं। Note: the specimen should be taken fresh to the laboratory or wrapped in the moist cotton wool. या तो आपने सैंपल को फ्रेशली लैब में लेके आना है, अगर आप नहीं ला सकते, थोड़ा टाइम लगेगा लैब तक आने में, तो स्पेसिमेन को आपने मॉइस्ट कॉटन के अंदर पुट करना है या फिर आपने अपने स्पेसिमेन को फ्रिज में रखना है। द स्पेसिमेन शुड नेवर बी पुट इनटू द वाटर और नॉर्मल सलाइन बिकॉज दिस विल हैजल द ऑटोलाइसिस। अगर तो आप अपने स्पेसिमेन को पानी या नॉर्मल सलाइन में रखेंगे तो उससे क्या होगा, उससे जो हमारा स्पेसिमेन है, चांसेस आर देयर कि उसमें ऑटोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगी। हमारा आज का जो है वो लेक्चर यहीं तक था। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।